ये है न्यूजीलैंड। 2,68,000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला दुनिया का छठा बड़ा आइलैंड कंट्री और ट्विन आइलैंड्स के साथ ये दुनिया का खूबसूरत तरीन पीसफुल कंट्री माना जाता है। बड़ी बड़ी लेक्स, खूबसूरत ग्रीन माउंटेन रेंजेस, लो क्राइम रेट और हाईएस्ट लिविंग स्टैंडर्ड के बावजूद 80% न्यूजीलैंड खाली क्यों है और न्यूजीलैंड को किसने दरियाफ्त किया, हिस्ट्री क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तलाशी कदीम की वीडियोस में खुश आमदीद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पैसिफिक ओशन के बिल्कुल साउथ में सिडनी ऑस्ट्रेलिया से 2,200 किलोमीटर दूर और दुनिया से अलग थलग ट्विन आइलैंड पर फैला न्यूजीलैंड एक खूबसूरत तरीन कंट्री है। न्यूजीलैंड में मौसम बहुत शानदार होता है, बहुत कम गर्मी, ज्यादातर बारिशें और लॉन्ग विंटर्स। न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन लगभग 5.2 मिलियन है। अगर बात की जाए पॉपुलेशन डेंसिटी की तो जहां न्यूजीलैंड में 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 18 लोग रहते हैं तो वहीं भारत में 465 और पाकिस्तान में 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 288 लोग रहते हैं। अगर आप न्यूजीलैंड का मैप गौर से देखें तो आपको नजर आएगा कि करीब 80% न्यूजीलैंड बिल्कुल खाली है और वहां कोई नहीं रहता। न्यूजीलैंड की 70% आबादी नॉर्थ में रहती है और इसमें से 30% सिर्फ एक सिटी ऑकलैंड में रहती है। लेकिन क्यों? आखिर वजह क्या है कि ये सारे लोग नॉर्दर्न आइलैंड में क्यों रहते हैं और इसका सदर्न आइलैंड खाली क्यों है? दोस्तों, दरअसल न्यूजीलैंड का सदर्न रीजन खाली इसलिए है कि इस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना तकरीबन नामुमकिन है और इसमें हर तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और लैंड इतनी अनइवन है कि रोड बनाना भी मुमकिन नहीं, और अगर कोशिश भी की जाए तो कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा ये रीजन ऑस्ट्रेलियन और पैसिफिक प्लेट के बिल्कुल सेंटर में आता है। यहाँ अर्थक्वेक आना मामूल की बात है। यही वजह है कि इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने और इनफर्टाइल लैंड की वजह से न्यूजीलैंड की मेजॉरिटी पॉपुलेशन नॉर्दर्न आइलैंड में रहती है। 1960 में न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन 2.3 मिलियन थी। इसके बाद इमिग्रेशन पॉलिसी को रिलैक्स किया गया और एशिया से काफी लोग न्यूजीलैंड मूव कर गए। इससे पहले एशियन की एंट्री पर न्यूजीलैंड में रिस्ट्रिक्शंस थी। आज यही वजह है कि न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन का 27% इमिग्रेंट्स पर मुश्तमिल है, जिनमें चाइनीज, इंडियन और फिलीपींस शामिल है और ये मेजॉरिटी एशियन ऑकलैंड में रहते हैं। अगर हम वर्ल्ड मैप देखें तो आप नोटिस करेंगे कि न्यूजीलैंड हमारी दुनिया से बहुत दूर और अलग थलग है। यानी अगर आप कराची या मुंबई से प्लेन में बैठें तो पूरा अरेबियन सी, इंडियन ओशन और ऑस्ट्रेलिया क्रॉस करके 16 से 18 घंटे की फ्लाइट के बाद ही आप न्यूजीलैंड पहुंच सकते हैं। इस मॉडर्न दौर में जब हमारे पास हवाई जहाज और तेज रफ्तार बहरी जहाज हैं, तब भी न्यूजीलैंड जाना काफी मुश्किल लगता है। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर इंसान इस आइलैंड पर सदियों पहले कैसे पहुंचा। दोस्तों, न्यूजीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक 11वीं सदी में आज से 1000 साल पहले मौरी कबीले ने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया था। इनके मुताबिक मौरी अपने तमाम छोटे आइलैंड छोड़कर इस आइलैंड पर आए और रहना शुरू कर दिया। मौरी वो लोग थे जो पैसिफिक ओशन के छोटे छोटे जजायर पर रहा करते थे और सी फूड पर गुजारा किया करते थे। ये लोग तैरने और फिशिंग में महारत रखते थे। ये अपनी कश्तियां भी खुद बनाया करते थे और दुनिया से अलग थलग छोटे छोटे आइलैंड्स पर रहते थे, जिन्हें पोलिनेशियन आइलैंड कहा जाता है। मौरी हिस्ट्री के मुताबिक न्यूजीलैंड 11वीं सेंचुरी में नहीं बल्कि इससे 300 साल पहले 8वीं सदी में एक मौरी सरदार ने डिस्कवर किया था। इनके मुताबिक मौरी ट्राइब जिन आइलैंड्स पर रहते थे, वहां जब वो मछलियां पकड़ने के लिए जाल लगाते तो मछलियां जाल में तो आती, लेकिन इस एरिया में ऑक्टोपस इतने ज्यादा थे कि इनकी मछलियां खा जाते और ये लोग भूखे रह जाते। ये बात मौरी सरदार को बताई गई कि हमें इसका कोई हल करना चाहिए, वरना हम लोग भूखे मर जाएंगे, क्योंकि इनका मेन फूड सोर्स फिश ही था। मौरी हिस्ट्री के मुताबिक इस बात पर गौर किया गया और नतीजा ये निकला कि मौरी सरदार ने अपने साथ कुछ लोगों का गिरोह लिया और चंद कश्तियों में बैठकर ये लोग पैसिफिक ओशन में नए आइलैंड की तलाश में निकल पड़े।
चंद माह वो खुले समंदर में मारे मारे फिरते रहे, लेकिन फिर इनको दूर से बड़े बड़े पहाड़ों वाला ये आइलैंड नजर आया। जब वो इस आइलैंड पर पहुंचे तो फलों, मीठे पानी के चश्मों और जंगली भेड़ बकरियों से माला माल ये आइलैंड न्यूजीलैंड ही था। इस पर तरह तरह के जानवर, फ्रूट और वाफर सी फूड था, लेकिन नहीं था तो कोई इंसान। मौरी सरदार ने अपने डेरे इस आइलैंड पर लगाए, चंद लोगों को अपने साथ रखा और बाकी लोगों को वापस वहां भेजा जहां इनके सारे कबाइल थे, ताकि वो इनको इस आइलैंड पर ले आए। और फिर जब उनको खबर मिली, सब लोग इस आइलैंड पर शिफ्ट हो गए और इसका नाम मौरी जुबान में ओटेरवा रखा गया, जिसे आज न्यूजीलैंड कहा जाता है। 17वीं सदी तक मौरी ट्राइब दुनिया से बेखबर इस आइलैंड पर सुकून से रहते रहे। जंगली जानवरों के अलावा इनको ना तो किसी का खौफ था और ना ही किसी से लड़ाई थी, लेकिन इनको क्या मालूम था कि अब इनके दिन गिने जाने वाले हैं और ये सब बहुत जल्द बदलने वाला है, क्योंकि दूसरी तरफ दुनिया में पावर गेम चल रही थी। वेस्टर्न कंट्रीज अपनी ताकत दुनिया में दिखाना चाहती थी। वेस्टर्न बहरी जहाज कंट्रीज और आइलैंड डिस्कवर कर रहे थे और वो चाहते थे कि इन कंट्रीज और आइलैंड्स पर कब्जा किया जाए और इससे दुनिया को अपनी पावर शो करवाई जाए। 16 दिसंबर 1642 वो पहला दिन था जब एबल जॉन टास्मैन ने न्यूजीलैंड की सरजमीन पर कदम रखा और ये पहला यूरोपियन डच एक्सप्लोरर था जिसने न्यूजीलैंड एक्सप्लोर किया। लेकिन जब मौरी ट्राइब ने इसको देखा तो इस पर तीरों की बारिश कर दी और इस तरह वो यहाँ से भाग निकला। अप्रैल 1770 में जेम्स कुक नामी ब्रिटिश एक्सप्लोरर न्यूजीलैंड जा पहुंचा। इसको देखकर मौरी ट्राइब ने हमला कर दिया और इनमें शदीद लड़ाई हो गई। कहा जाता है कि इस लड़ाई के नतीजे में कई मावरी लोग मारे भी गए, लेकिन फिर भी उन्होंने जेम्स कुक को भागने पर मजबूर कर दिया। जेम्स वापस तो गया, लेकिन इसने न्यूजीलैंड का मैप बना लिया था। जेम्स जब वापस पहुंचा तो उसने ये सारा अहवाल बताया। इसके बाद ब्रिटिशर्स न्यूजीलैंड जाना शुरू हो गए। उन्होंने मौरी ट्राइब्स को ट्रेड और पैसे का लालच दिया और न्यूजीलैंड में अपने पांव जमा लिए, यहाँ तक कि अपनी नेवल पोर्ट भी बना ली और सिर्फ चंद साल के अंदर न्यूजीलैंड का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया। 1840 में मौरी ट्राइब और ब्रिटिशर्स में एक ट्रीटी साइन की गई जिसे द ट्रीटी ऑफ वैतानगी कहा जाता है। इस ट्रीटी के बाद न्यूजीलैंड ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन गया और इसके बाद दुनिया भर से लोग न्यूजीलैंड आना शुरू हो गए। जब तरह तरह के लोग दुनिया भर से जरासीम लेकर न्यूजीलैंड में आना शुरू हुए तो मौरी ट्राइब्स के लिए क़यामत बन गई। मौरी ट्राइब्स जिनकी पॉपुलेशन 2 लाख थी, वो बजाय बढ़ने के करीब 40,000 तक आन बचे, क्योंकि बाहर से जो लोग आ रहे थे इनमें जो बीमारियां थी वो भी इनके साथ आने लगी थी। मौरी ट्राइब जो सिर्फ ऑर्गेनिक फल और सब्जियां, कुदरती फूड खाते थे, इनमें इन बीमारियों से लड़ने की इम्यूनिटी डेवलप नहीं थी और वो एक एक करके मरने लगे थे। इसके अलावा 1845 से 1881 तक न्यूजीलैंड मैदाने जंग बना रहा। एक मौरी मूवमेंट चली जिसका मुतालबा था कि लोकल मौरी ट्राइब्स को इनकी मर्जी की लैंड अलॉट की जाए और इनको मेजर स्टेक होल्डर होना चाहिए, जबकि बाहर से आने वाले लोग भी जगह जगह पर काबिज थे। ये मूवमेंट 1881 तक चलती रही और जब तमाम मौरी सरदार मारे गए तो इसके बाद बचे खुचे लोगों को हर प्रोसेस और लैंड में स्टेक होल्डर बना दिया गया और यूं न्यूजीलैंड तरक्की की राह पर चलने लगा। न्यूजीलैंड आज भी ऑर्गेनिक फूड का हब माना जाता है और ये मटन एंड शीप वूल एक्सपोर्ट करने वाला बड़ा कंट्री है। साल 2022 में न्यूजीलैंड की $72 बिलियन की एक्सपोर्ट थी और ये दुनिया की 49वीं बड़ी इकोनॉमी है, जिसका ज्यादातर रेवेन्यू एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक और डेयरी प्रोडक्ट से जनरेट किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना और गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।